बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हम दोनों बहुत खुश हैं और आप सबको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि एक कौन खुश है? कावन खुश है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा दुआएं भी कर रहे थे कि ये अपने मुल्क वापस चला जाए, यहाँ से चला जाए, और अब वो बहुत खुश है और वो देख के हम दोनों तो बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक और चीज़ का एहसास होता है कि कि हम किसी चीज़ को रेस्क्यू भी नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए भी बाहर से बुलावा और बाहर से ना इनिशिएटिव आ जाए। ये वही कावन है जो 35 साल यहाँ पर इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी में रहा है। उसके पैरों के ज़ख्म, अगर आप इस्लामाबाद ज़ू गए हों आपने देखे होंगे, उसकी बेबसी, उसका वो मुसलसल वहाँ पे खड़े होकर झूलते रहना, कभी का मौजूद ना होना। सहेली जो है वो मेरा ख्याल है उसकी भी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, 5-6 साल जो है वो सिर्फ साथ रहे ये लोग, और उसके बाद से मुसलसल अकेला। तो अब जब हम इस हाथी को देखती हूँ ना मैं, तो मेरे लिए तो ये एक उम्मीद का पैगाम है कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरह से फ़रियाद सुनता है। मैं उस दिन भी कह रही थी कि बेज़बानों की भी वो फ़रियाद किस तरह से सुन लेता है, और कैसे मिरेकल्स हो सकते हैं। इन्हें हम सोच नहीं सकते थे कि इस्लामाबाद ज़ू के इस एक जिसे कहना जगह से जहाँ पे कि वो बिल्कुल बेबस था, लाचार था, वो एकदम से एक अपने कुदरती माहौल में पहुँच जाएगा। 8 साल ये तन्हा रहा, और अब जब ये कंबोडिया पहुँचा, वहाँ पर एक नया साथी मिल गया, एक नया दोस्त मिल गया। सूंड से सूंड उन्होंने मिलाई हुई थी और वो वहाँ पे अटकेलियाँ कर रहे थे, खुश था। बड़ी ज़्यादा यहाँ पे थेरेपी की गई बाद में, जब अदालत ने भी नोटिस लिया, सारा मामला हुआ, और अब हमें ये मालूम हुआ कि उसको जो ज़रूरत थी, उस माहौल की ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिल रहा था, वो वहाँ पहुँचते ही बहुत खुश हो गया। हाँ, उसका कुदरती माहौल था ना। तो इससे हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए अक्सर घरों में पेट्स रख लेते हैं या जानवर रख लेते हैं। खुदा के लिए अगर हमने रखा हुआ है तो उसको उसकी जगह या उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी करें, माहौल दें, जिसमें एक उसकी इमोशनल नीड भी होती है कि अगर उसका कोई और साथी अवेलेबल नहीं है तो कम से कम आप उसे प्यार दें, आप उसे वक्त दें, आप उसे तवज्जो दें। उसे ये ना लगे कि वो नेग्लेक्टेड है, उसे ये ना लगे कि वो बिल्कुल बेबस है। उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सो कामन साहब ने ये तो एक चीज़ लर्न की कि हमें अपने पालतू जानवरों समेत, ज़ू के जितने जानवर हैं समेत और जितने जानवर हैं उनके साथ हमदर्दी का मामला और सलूक रखें। यही वजह है कि कावन हमें अच्छा लग रहा है। वहाँ पर टायर के साथ वो खेल रहा है, उसको वो माहौल मिला है जो उसको मिलना चाहिए था। वहाँ पर बड़ी आओ भगत की गई है, इस्तकबाल भी बड़ा किया गया। फिर वहाँ पर भी जब आए तो उसकी एक तरीके से जिस तरह आरती उतारी जाती है वो वाला माहौल था। कावन वहाँ पर खुश है, हम यहाँ पर खुश हैं। टॉप स्टोरीज की जानिब एक के बाद एक मौलिज की शहादत कोरोना वायरस का खौफ मजीद बढ़ा रही है। पेशावर में डॉक्टर खलीफा गुल नवाज अस्पताल बनू के एडिशनल डायरेक्टर थे। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 25 डॉक्टर्स कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना से बेफिक्र अवाम अपने साथ साथ वबा से लड़ने वाले कौमी हीरोज़ का भी ख्याल रखें। सर्दी से बचना है तो सब्जियां गंदम के बजाय बाजरे की रोटी और साग मकई की रोटी के साथ खाएं। तिलों का इस्तेमाल जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाजन रखने के साथ साथ उम्र ढलने के मरहले को आहिस्ता करता है। माहिरीन के मुताबिक मौसम सरमा की ग़िज़ाओं से जायके में ही नहीं बल्कि सेहत में भी मस्बत तब्दीली लानी चाहिए। और जिस तरह हमने बताया, कावन हाथी की कैद तन्हाई ख़त्म हो गई। इस्लामाबाद के मरकज़ात चिड़ियाघर में 8 साल तन्हा रहने के बाद कंबोडिया में नया साथी मिल गया। कावन की कंबोडिया में दूसरे हाथी से दोस्ती और खेलकूद की वीडियो वायरल हो गई। जी, सो जितना ज़्यादा हम कावन को लेके खुश हैं, काश के हम उतना ज़्यादा उसका यहाँ पे ख्याल भी रख पाते हैं। एक बात का रिग्रेट भी होता है हमजा, गिल्ट भी होता है अंदर सबके, मेरे अंदर तो है। इसलिए कि मैं जब भी जाती थी मैं देखती थी, सिर्फ ये नहीं कावन नहीं बल्कि वो भी तो उन रीछों का जिक्र जो है वो नहीं हो रहा जो बेचारे इसी तरह से मिजरी में थे, या फिर और बहुत सारे ऐसे जानवर, शेरनी का नहीं हो रहा, हाँ शेरनी का नहीं हो रहा, या उस शेर का नहीं हो रहा जिसको के आग लगाई गई और वो फिर वहाँ पे परेशान हुआ। सो हमारा जो एक रवैया है ना टूवर्ड्स एनिमल्स, हमें उस पर नजरसानी करने की बहुत ज़रूरत है।
और एक और हमारा रवैया है जिस पर हमें नज़र सानी क्या हर नज़र की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे, जिसकी वजह से, हमारी कोताही की वजह से वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हमें बचाने के लिए काम कर रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेशावर में कोरोना से एक और डॉक्टर शहीद हो गए, जिसके बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा में वबा से ज़िंदगी की बाजी हारने वाले डॉक्टर्स की तादाद 25 हो गई है। ये हर रोज़ हमें कोई ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है जिसमें कि एक ऐसा हीरो, एक ऐसा शख्स जो कि हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस कोशिश में अपनी जान की बाजी हार जाता है। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक खलीफा गुल नवाज हस्पताल बनू के एडिशनल डायरेक्टर थे। वो नॉर्थ वेस्ट हस्पताल पेशावर में कोरोना के 22 वेंटिलेटर पर थे। और खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े हस्पतालों की अगर हम बात करें तो मुतअद्दिद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। लेडी रेडिंग हस्पताल में 25 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, और ये उनकी ड्यूटी है कि वो वहाँ पर मौजूद है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल। सो अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में LRH में 8 TMOs, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और पैरामेडिक्स समेत एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में कोरोना की तस्दीक हुई है। ये एक बड़ा नंबर है और ये वो लोग हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें मुख्तलिफ अस्पतालों की, तो मुख्तलिफ अस्पताल में डॉक्टर्स इसी तरह से और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इसी तरह से शिकार हो रहा है। रमज़ा, अगर आपको याद हो, मैं अपना आंखों देखा वाक़या जो है वो बताया था कि मैं अस्पताल में मौजूद थी, मेरे साथ मेरे पेशेंट जो हैं वो भी मौजूद थे जो कि एक इंतहाई सीरियस कंडीशन में थे, जहाँ पे कि उनको नहीं वो एक्सपोजर किसी भी इस तरह के वायरस से होना होता है। और वहाँ पे अचानक एक ऐसा मरीज़ लाया गया जिसको वो कह रहे हैं टीका लगा दें, और उसको कोविड पॉजिटिव, और डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स चीख रहे हैं कि ये रेड जोन में जाएंगे, हम इन्हें यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते, और वो वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं, वो इस चीज़ को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं कि ये कोविड पॉजिटिव और इनकी वजह से बाकी लोगों को खतरा है। ये कितनी अफसोसनाक बात है कि उनके पास रिपोर्ट भी मौजूद थी कि कोविड पॉजिटिव है। कुछ लोग तो वो हैं कि जिनको इल्म ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग, इनके ऊपर तो FIR कटनी चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर इनको जेल में जाना चाहिए ताकि इनको पता लगे कि आप कैसे लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इक़दाम में कत्ल की दफ़ात होनी चाहिए इसके ऊपर कि आपको मालूम है कि ये कोविड पॉजिटिव है और आप ये काम करें। खैर, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, किन मुश्किलात का शिकार हैं। कराची से वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से हमारे साथ किफ़ायत मौजूद हैं, जबकि ज़िशान काका खेल पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कराची, कोयटा से किफ़ायत भी हमारे साथ हैं। सबसे कराची चल रहे हैं। ओके जी, कराची से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है। वकास बाकिर, बताइएगा कराची के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है और यहाँ पर लोगों का रवैया कैसा है? देखिए, कराची में अगर हम सिर्फ कराची समेत सिंध के दीगर अजला की बात करें तो कोरोना वायरस के हवाले से हम सब शहरियों का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और एक दूसरे के जैसे खिलाफ है। अस्पतालों की सूरत हाल यह है कि कराची के करीबन तमाम ही सरकारी अस्पतालों में अब जगह खत्म हो चुकी है। कोरोना वायरस के सबब NICVD जो कौमी इदारा अमराद कल्ब सबसे बड़ा कराची का अस्पताल है, वहाँ पर अब डॉक्टर्स चूँकि खौफ का शिकार हैं, मुख्तलिफ वार्ड आए रोज बंद हो जाते हैं। मरीजों को जो कोरोना पॉजिटिव का शिकार हैं उनकी वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो मुलाजिमीन हैं वो मुतासर होते हैं और उसके सबब फिर वो अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे बंद कर दिए जाते हैं। तो यानी अगर शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो अपनी जान पर खेल कर जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो मजीद तवील अरसे तक जो इस अस्पताल के काम को जारी रख सकेंगे। इस वक्त सिंध में जो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है वो शहरी, हम सब शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है और हम सब शहरी न कारोबारी जगहों पर, न अवामी मकामात पर, न निजी और सरकारी दफातर में SOPs का ख्याल रख रहे हैं। जो बुनियादी तरीन SOP है मास्क का इस्तेमाल, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर हम बात करें सिंध में तो इस वक्त करीबन 2000 से ज़ायद जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मुख्तलिफ अस्पतालों के वो इस कोरोना पॉजिटिव का शिकार हो चुके हैं और 30 से ज़ायद डॉक्टर्स जो हैं वो इस कोरोना वायरस के सबब इंतकाल कर चुके हैं। तो ये तो उन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के स्टाफ की सूरत हाल है जो कि खुद इलाज कर रहे हैं और वो खुद जो है इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं और इसका बुनियादी सबब शहरियों की गैर जिम्मेदारी है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद किल्लत पैदा हो रही है और फिर जो इजाफी भर्तियां करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। वकास, आप हमारे साथ रहिए। कोयटा से हमारी नुमाइंदे हमारे साथ हैं। किफ़ायत, हमें बताइएगा
कोयटा में क्या हालात हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स मौजूद हैं और क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास हिफाजती किट्स मौजूद हैं, लोगों का रवैया बेहतर है, वो समझ रहे हैं कि कोरोना एक वबा है और इसकी दूसरी लहर का सामना है, ख़तरनाक है ये? देखिए, हमेशा से हम जो है कोई भी गलत काम हो या कोई भी बुराई हो तो बहुत आसानी से जो है वो हम ये जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद कर देते हैं। चाय का कप हाथ में पकड़कर हम ये कह देते हैं कि जी हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तहम मैं समझता हूँ कि ये कोरोना पैंडेमिक जो है इसने ये साबित किया कि सिर्फ हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती, बल्कि हमें आवाम को भी खुद जो है ये सोचना होगा कि ये पैंडेमिक, ये वबा जो है वो कितनी खतरनाक है। अगर SOPs पर अमल दरामद पर हम बात करें तो यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो किसी SOPs पर अमल जो है वो दरामद नहीं किया जा रहा। बारहा हर प्लेटफॉर्म से लोगों को ये कहा जा रहा है कि खुदारा घर से सिर्फ उसी वक्त निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो, और उस पर भी आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज करें और साथ ही साथ समाजी फासले का ख्याल करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना ही किसी शहरी जो है वो ये मास्क पहनता है, ना ही वो समाजी फासलों का ख्याल रखता है, और ना ही जो ये सियासी अगर गैदरिंग्स हों तो वहाँ पर भी खुलेआम हम देखते हैं कि इनकी खिलाफ वर्जी हो रही होती है। साथ ही साथ जो शरह है बलूचिस्तान में, कोयटा समेत जो है वो हम देख रहे हैं कि दिसंबर के इन 2 दिनों में जो है वो शरह 7% से बढ़कर जो है वो 10% को जो है वो जा पहुंची है। इस वक्त भी 1000 से ज़ायद जो है हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है जो कोरोना वायरस का शिकार हुए, अपनी जो है लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज करते हुए अपनी ज़िंदगियों को जो है वो उन्होंने खतरात से 2-4 किया था। हम उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोयटा में शहरी अब तक जो है वो इस खतरनाक वबा को जानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है कि आया ये वबा जो है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। लियाकत शाहवानी जो तर्जुमान है हुकूमत बलूचिस्तान की, उनका ये कहना था कि बारहा हम हर प्लेटफॉर्म से लोगों को ये आगाह करते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि हुकूमत हर शहरी के साथ जो है वो एक बंदा अपॉइंट कर दे जो उसको सुबह शाम दिन रात जो है वो SOPs पर अमल दरामद की जो है वो तंबीह करता रहे, और अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा दे। ये मुमकिन नहीं है। तहम जो शहरियों का ये काम है वो ये है कि आप इस चीज़ को समझें, इस खतरनाक वबा को समझते हुए जो है वो SOPs पर अमल दरामद करें। अस्पतालों की जो सूरत हाल है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोयटा में अब तक इतनी शरह नहीं है अस्पतालों में मरीजों की, तहम वहाँ पर स्टेब्लिश्ड हैं तमाम तर वार्ड्स जो हैं, आइसोलेशन वार्ड्स कायम हैं, वहाँ पर अद्वियात की बिल्कुल मौजूदगी हम देख रहे हैं कि यकीनी है, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ हैं उनको भी तमाम तर सामान जो है वो मुहैया किया गया है ताकि वो अपनी भी हिफाजत करते हुए लोगों को जो है वो इस वबा से जो है वो बचाएं। तहम हम ठीक है, लेकिन निशान काका खेल से पूछना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हम अभी बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 25 डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं और रेशो बहुत ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की जब बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशो जो इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जिसके बारे में बार बार सवालिया निशान उठाया जा रहा है। ज़िशान वहाँ पे मौजूद हैं। ज़िशान, हमें आगाह कीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या इंतजामात बेहतर नहीं है, क्या बिल्कुल SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या हिफाजती किट्स डॉक्टर्स के पास, पैरामेडिकल स्टाफ के पास मौजूद नहीं है कि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? जी हमजा, बहुत शुक्रिया। जो जब से दूसरा लहर जो है शुरू हुए काफ़ी तादाद में जो है आम शहरियों के साथ साथ जो तिब्बी अमला है वो भी ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में तकरीबन अब तक 100 के करीब डॉक्टर्स और दीगर जो एहलकार है वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। 25 डॉक्टर्स भी जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि 40 के करीब जो दीगर अमला है जिसमें क्लास 4 है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी जाबाक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस सूबाई हुकूमत पेशावर में कोरोना की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। यही वजह है कि अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है 3 अफराद जाबाक हो गए, जबकि नए केसेस जो है वो 218 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। पहले जो है ये केसेस 50 और 60 रिपोर्ट हो रहे थे, अब जो है एकदम ये जम कर गया है और 200 और 200 से ज़ायद केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो है 1378 अफराद कोरोना वायरस के बायस जो है जाबाक हुए हैं, जबकि 47,919 अफराद जो है वो मुतासर भी हुए हैं। सबसे ज्यादा जो केसेस है वो सूबाईदार हुकूमत पेशावर में है, यहाँ पर 18,079 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 657 अफराद यहाँ जाबाक भी हुए हैं। लेकिन फिर भी लोगों का जो गैर संजीदा रवैया है वो काबिल अफसोस है। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज जो है खलीफा गुल नवाज अस्पताल के जो एडिशनल डायरेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद फारूक वो भी जाबाक हुए। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सीनियर क्लर्क सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। बहुत शुक्रिया ज़िशान काकाखेल, हमें आगाह कर रहे थे, वक्र कराची से आगाह कर रहे थे, और किफ़ायत हमें कोयटा से आगाह कर रहे थे। SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसलिए
जो हमें बचाने के लिए मौजूद हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं। और 25 के करीब जो डॉक्टर्स हैं, अभी पैरामेडिक्स का नंबर इसमें शामिल नहीं है, ये जो शहादतें हैं, ये इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हम उनके एक तरह से ज़िम्मेदार हैं, उनकी इस बेवक्त दुनिया से चले जाने के। उनके ख़ानदान हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और हमारा एक दूसरे की तरफ ये ज़िम्मेदारी है कि हम मास्क लगाएं, इसलिए कि हमारा मास्क, मेरा मास्क जो है वो आपको महफूज रखेगा, और आपका मास्क जो है वो मुझे महफूज रखेगा। हमें एक दूसरे की हिफाजत जो है उसका ख्याल रखना है। और अब हम वैक्सीन्स की बात कर लेते हैं कि कल हमने बात सुनी कोरोना वैक्सीन के हवाले से, और पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन की सूरत में बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि फाइजर की वैक्सीन अगले हफ्ते बर्तानिया में दस्तयाब होगी। चीन ने वैक्सीन की लाखों खुराकें जो हैं वो तैयार कर ली हैं। जापान में मुफ्त वैक्सीन की फराहमी का बिल पास हो गया है। इटली में पहली वैक्सीन की आमद जनवरी में मुतवक्को है। इतालवी वज़ीर सेहत ने कहा कि पहले फाइजर्स की वैक्सीन, इसके बाद मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन जो है वो आएगी। सो इस तरह से हमें तवातर के साथ खबरें मिल रही हैं कि पूरी दुनिया इस मामले में कितनी विजिलेंट है, कितनी तेज़ी के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाम को महफूज करने के लिए वो जल्द अज जल्द वैक्सीन जो है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। और बिल्कुल बर्तानिया के ऐलान के बाद तो एक फिर तेज़ी सामने आ गई है कि अच्छा, बर्तानिया जो है शायद वो बाजी ले गया, लेकिन बाजी लेके जाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स होप कि ये वाकई हम सब की फलाह और बेहतरी की तरफ हो, और मुल्क से और दुनिया से कोरोना का खात्मा हो। हुकूमत का एक और इनकलाबी इक़दाम भी सामने आया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का आगाज़ कर दिया। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में वो तकरीब से खिताब कर रहे थे, और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि ड्रैप शफाफियत और बेहतर कारकर्दगी की तरफ गामजन है, और हुकूमत ड्रैप में बड़े पैमाने पर इस्लाहात कर रही है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि ड्रैप की ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, इसका क्या फ़ायदा है और क्या चीज़ें हैं जिससे आवाम को बेहतरी आने की उम्मीद और तवक्को रखनी चाहिए इस एप्लीकेशन से? देखिए जी, जो भी तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया उसमें जो सबसे अहम जुज़ है ना, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है और उसका ईज़ ऑफ यूज़ है। यानी वो शफाफ है, वो पता, जिस किसी ने अपनी दवा रजिस्टर करानी है उसको दफ्तरों के चक्कर और कागज़ के पलंदे और बार बार याद दहानी करवाने की बजाय एक ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे आप एक पार्सल तरसील करते हैं किसी जगह, आप उसको भेजते हैं, आप एड्रेस लिखते हैं, फिर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, कंपनी आपको ट्रैकिंग नंबर देती है। इसी तरह इनके पास एक ट्रैकिंग का तरीका होगा। अगर एक ड्रग का मैन्युफैक्चरर आता है, वो एक नई दवा इंट्रोड्यूस या रजिस्टर कराना चाहता है, वो उसके कागजात जमा कराएगा, उसके फिर उनकी इंस्पेक्शन होगी। वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो रजिस्टर करने वाले को दिखेगा। अच्छा, दूसरे एंड पे जिन्होंने उस चीज़ को प्रोसेस करना है उनकी टाइमलाइंस हैं कि भाई इतने हफ्ते हो गए हैं, ये चीज़, ये वाला स्टेप मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। इस सारी चीज़ की विजिबिलिटी, सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो ड्रैप की सीनियर लीडरशिप के पास होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक शफाफ और आसान तरीका होगा ताकि जो अच्छी दवाएँ हैं वो पाकिस्तान में बेहतर तौर पर जल्दी रजिस्टर हो सकें। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है फार्मा के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, वो कम होगी, आसानी होगी। नतीजा क्या होगा? दवाओं की कीमतें और उनके म्यार में बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आएगी। और सबसे बढ़ के ये मैं समझता हूँ कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री उस लेवल पे आ सकती है जहाँ वो अब चंद $100 मिलियन की एक्सपोर्ट की बजाय अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट के लेवल पे जा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी कमाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर और सस्ती और मेयारी दवाई भी मुहैया करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, शफाफियत के हवाले से थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि शफाफियत के सवालात बहुत उठते हैं, वो मैकेनिज़्म क्या है कि शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। और मेयारी अद्वियात एक मामला है कि हम देखते हैं कि मेयारी अद्वियात का मसला अक्सर उठाया जाता रहा है, तो मेयारी अद्वियात को चेक कैसे किया जाएगा कि ये मेयारी हैं, कीमतें ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, कीमतें बिल्कुल ठीक हैं, वो मैकेनिज़्म थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, दो बातें। एक तो जो म्यार है, जहाँ तक म्यार का ताल्लुक है, उसके लिए ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि पिछले सालों में काफ़ी एफर्ट के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ का नेटवर्क है वो हमारे ख़ित्ते के हिसाब से खासा बेहतर तस्वर किया जा रहा है और अच्छी लेबॉरेटरीज़ हमारे यहाँ आ चुकी हैं। सो एक वक्त था कि हमारे यहाँ ड्रग टेस्टिंग करने के लिए बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी थी, वो सिचुएशन नहीं रही, उससे बहुत बेहतर हालात हो चुके हैं। तो ये गुज़िश्ता और मौजूदा काविशों का नतीजा है कि टेस्टिंग की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। एक बात हो गई।
अब दूसरी बात यह है कि आपने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है। अब हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं, ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जो कि जिसका कल इंट्रोडक्शन हुआ या जिसका लॉन्च हुआ, बल्कि हम इस लेवल पे जाना चाहते हैं कि हर दवाई की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसकी किस वक्त क्या प्राइस फिक्स हुई, उसके पीछे जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था वो क्या था, जब उस फार्मूले में अगर कोई कंपोनेंट था जो चेंज हुआ, मिसाल के तौर पे दवाई की रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई, वो कब बढ़ी, उसके ऊपर फार्मूले का किस तरह इतलाक हुआ, ताकि देखने वाले की ये चीज़ वाज़ेह हो जाए और आवाम को, मीडिया को, लोगों को, डॉक्टर्स को, मेडिकल सिस्टम को, सबको वाज़ेह हो जाए कि ये दवाई अगर इस कीमत पर बिक रही है तो इसकी वजह क्या है। देखिए, जब किसी चीज़ को खुफिया रखा जाए ना, तो फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल शफाफ और ओपन होनी चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जैसे आपसे मयारी और मतलब सस्ती अद्वियात को फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हमेशा बात होती है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सारी अद्वियात जो है वो जेनेरिक फार्मूले के ऊपर प्रिस्क्राइब की जाती है, ब्रांड नेम के साथ नहीं। क्या इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि इस तरह से भी आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि पेशेंट डॉक्टर बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो बनिस्बत पेशेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के? देखिए जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा अहम बात है और इसके ऊपर ना सिर्फ गौर नहीं बल्कि काम काफ़ी हद तक हो चुका है। हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो प्रेस्क्राइब करने वाला है, वो दवाई का नाम लिखे, एक प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐप हो या एक वेबसाइट हो जिसके ज़रिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे, उसी प्रिस्क्रिप्शन को किसी भी फार्मेसी में से पिक करके उसके ऊपर डिस्पेंसिंग हो जाए, एक रिकॉर्ड भी आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कौन सी दवाएं कैसे प्रिस्क्राइब हो रही हैं, पैटर्न्स भी सामने नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कि हम इसकी तरफ यानी सोच नहीं रहे बल्कि इंशाल्लाह इस तरफ पहले कदम उठाने लगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कोरोना वबा की जो दूसरी लहर है, हम उसकी जद में हैं। कल से बात चल रही है कि फाइज़र की वैक्सीन आ गई, बरतानिया ने इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान को कब तक वैक्सीन मिल जाएगी और अंदाज़न उसकी कीमत क्या होगी, और क्या कीमत के बारे में सोचने की ज़रूरत है या हुकूमत खुद ही जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी लोगों को? अच्छी बात तो ये है कि जी हुकूमत ने चूँकि पैसे मुख्तस कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो इसके अवलीन और दूसरे और तीसरे लेवल की जो तरजीह पे लोग हैं उनको बिल्कुल कीमत के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ये ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह हुकूमत उठाएगी और ये हुकूमत दवा ये वैक्सीन फराहम करेगी ताकि जो हमारे सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो तो फटाफट कवर हो सके, इसके लिए जल्द अज जल्द। अच्छा, इसमें हमारे लिए एक चैलेंज है, वो ये चैलेंज है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ कंपनियां अपनी दवा की अफादियत के क्लेम्स कर रही हैं और वो 90% और 95% और इस तरह की गुफ्तगू चल रही है। तो ये, लेकिन एक जहन में रहिए, ये इब्तदाई नतीजे हैं और जो भी संजीदा साइंसदान हैं जो इस चीज़ को देखते हैं वो चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, कई दफ़ा ये उस तरह से पैन आउट नहीं करती, उस तरह से ये बाद में होती नहीं। तो हमने देखना होता है कि कौन सी वैक्सीन्स हमारे लिए बेहतरीन हैं, किन की हमारे पास रसाई है और हम उनको कैसे पाकिस्तान में पहुंचाएं, और अगर उनके कोल्ड चेन के कोई मसाइल हैं तो उनको हम कैसे हल करें। ये सारी चीज़ सोची जा भी चुकी है और इस पर काम भी हो रहा है। मैं समझता हूं कि पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो पहला मरहला है वैक्सीन की फराहमी का वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम जो फ्रंट लाइन कोविड के हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे वैक्सीन के ज़रिए। फिर उसके बाद जनरल हेल्थ वर्कर और वो लोग जो कि उम्र में ज़्यादा हैं, जिनको कोविड की बीमारी से ज़्यादा ख़तरा होता है मौत का, या तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और फिर अमूमी पॉपुलेशन पे बात आएगी। तो इंशाल्लाह ये बतदरीज होगा, लेकिन अगले आने वाले साल में इस पर खासी प्रोग्रेस होगी। डॉक्टर साहब, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि बहुत मार्केटिंग की जा रही है कि हमारी वैक्सीन सबसे आगे, हमारी वैक्सीन सबसे बेहतर, 95%, 90%, ये फरमाइएगा कि उसके नेगेटिव असरात की भी बहुत सारी बात की जा रही है। मैं अक्सर कोट करती हूँ, कैनेडी आप भी जानते होंगे और बॉबी, जिन्होंने अमेरिका में रेज़ किए हैं बहुत सारे कंसर्न्स RNA के हवाले से। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा महफूज होगी, और क्या इसको भी मॉनिटर किया जाएगा कि सिर्फ जो महफूज वैक्सीन हैं वही अवेलेबल हों, और ये नेगेटिव मार्केटिंग या बहुत सारी मार्केटिंग के साथ बहुत सारी ऐसी वैक्सीन जो इतनी इफेक्टिव या शायद इतनी मौसर और महफूज नहीं है वो ना कहीं मार्केट में आ जाए पाकिस्तान में?
बिल्कुल जी, और ये मुश्किल चीज़ है क्योंकि देखिए वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर तो अपना क्लेम करेगा, लेकिन फिर इसीलिए हर एक के साथ हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके उनका ओरिजिनल डेटा देखने की कोशिश करते हैं, ताकि ये हम खुद से फैसला कर सकें कि जो रिसर्च या साइंस उन्होंने की है, जिसकी बेसिस पे वो अपनी दवाई रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, क्या वो वाकई दुरुस्त बेसिस है या नहीं। फिर जो सेफ्टी का जिक्र आपने किया, उसको उस तमाम जो है डेटा को भी देखा जाएगा। सो अफादियत और उसकी सेफ्टी दोनों चीज़ें देखनी बिल्कुल तराजू में तोली जाती हैं। अच्छा, फिर ना सिर्फ ये बल्कि उसकी रसाई, उसकी कैपेबिलिटी, उसका रैंप अप कितना है, वो कितनी मिलियन और कितनी बिलियन डोजेज प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमें यकीन तो हो कि हम आपको ऑर्डर देंगे तो आप हमें सप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे उन तमाम हुकूमती इक़दाम के बारे में जहां पर कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की फराहमी और दस्तयाबी के बारे में मयर्स दिए जा रहे हैं। हमें इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं।